गुड आफ्टरनून जी। हमने सेकंड चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी का, वो स्टार्ट करना है अब। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अदर्स टू ज्वाइन इन। ओके, अच्छा ये चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी का, जहाँ जहाँ हमने हाईटेक को यूज़ किया है। तो इसमें सबसे पहले आपने पढ़ना है बीटी। बीटी की फुल फॉर्म थी बैसिलस thuringiensis। तो आप लोग लिखोगे भी, और ये चैप्टर हम दोबारा करेंगे ये यूनिट को। I'll make you write all the important definitions और important topics। अभी सिर्फ आप इसको जो चैप्टर की पीपीटी देख रहे हो, ओके, we'll do these chapters again। तो अभी सिर्फ आपने देखो, इसमें लिखा हुआ बीटी के बारे में बार बार आता है। व्हाट इज बीटी? बी से बैसिलस, टी से उसकी स्पीशीज का नाम thuringiensis। दिस इज अ पिक्चर। इट्स अ सॉइल बैक्टीरियम विच प्रोड्यूसेस अ प्रोटीन दैट हैज इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी। एक प्रोटीन फॉर्म करता है जिसको बोला गया था क्राई जीन प्रोड्यूसेस क्राई प्रोटीन। दोनों क्राई हैं। अब उन दोनों में डिफरेंस क्या है, अभी आई विल एक्सप्लेन। आई एम रिपीटिंग, जीन का नाम भी क्राई है, प्रोटीन का नाम भी क्राई है। दोनों में डिफरेंस क्या है अभी बताते हैं आपको। तो प्रोड्यूसेस अ प्रोटीन दैट हैज इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी, मतलब ऐसा प्रोटीन है जो किल कर देगा इंसेक्ट्स को। दे वर यूज्ड एज अ स्प्रे। तो ट्रेडिशनली जैसे अर्लियर टाइम्स में यू कैन सी इट फ्रॉम द पिक्चर कि दे वर स्प्रेड ऑन दी प्लांट्स इन अर्लियर टाइम्स। लेकिन अब क्या किया है प्लांट्स ने, साइंटिस्ट ने, मैकेनिज्म ऑफ बीटी। बीटी एक्चुअली में करता क्या है, बीटी जो बैक्टीरिया है, जैसे ही आप क्रॉप पे स्प्रे करते हो, यू कैन सी द ड्रॉपलेट्स। जब आप क्रॉप्स पे स्प्रे करते हो, इट इज़ एन इनएक्टिव फॉर्म। जब ये क्रॉप पे कोई पेस्ट आएगा या इंसेक्ट आएगा, यू कैन सी इट फ्रॉम द पिक्चर कि इसमें जैसे ही इंसेक्ट ने इसके ऊपर, यू कैन सी इट फ्रॉम द पिक्चर कि इसमें जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट जैसे ही ड्रॉपलेट या उसको फीड करेगा, उस पे खाएगा उसको पत्ते को, तो इसमें इसका ड्रॉपलेट चला गया और ईटन बाय इंसेक्ट। दिस टॉक्सिन गेट्स एक्टिवेटेड ड्यू टू अल्कलाइन पीएच ऑफ गट इन द इंसेक्ट गट। और जैसे ही उसके पेट में जाता है, उसके पेट में स्वोलन हो जाएगा, पेट फूल जाएगा, उसमें होल्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी इंस्टेंट डेथ हो जाती है। अब होल्स क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पेट में जाके ये ड्रॉपलेट्स दे आर चेंज इनटू क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टल्स बन जाते हैं, एंड दिस लीड्स टू डेथ ऑफ इंसेक्ट। तो दिस इज द मेन एक्शन ऑफ बीटी। तो ये आप देख सकते हो। ये जो स्प्रे है वो एसिडिक प्रॉपर्टी है। ये जो स्प्रे है, अच्छा इसमें हमने वो बैक्टीरिया डाला हुआ है, बैक्टीरिया डाला हुआ है। इट्स नॉट एसिडिक, इट इज मिक्सड विद वाटर। बैक्टीरिया को पानी में मिक्स किया, उसको स्प्रे कर दिया। अगर एसिडिक होगा तो प्लांट भी सड़ जाएगा, है ना। तो तो अल्कलाइन आपने बोला उसके गट में जाके। हाँ, उसके पेट में जाके वो एक्टिव हो जाता है। पहले न्यूट्रल था, न्यूट्रल जब उसके पेट में गया, अल्कलाइन पीएच मिला, तो उसके गट में जाते ही जैसे अल्कलाइन पीएच में वो इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन से टॉक्सिन्स बन गए, और वो इनएक्टिव थे वाटर फॉर्म में, एक्टिव हो गए क्रिस्टलाइन फॉर्म में। अब आप इसमें देखो जरा, ये दिया हुआ नीचे, इट इज क्राइजीन, CRY। अगर आप स्मॉल्स में लिखते हो CRY, देन इट इज जीन। और अगर आप स्क्रीन शो नहीं कैपिटल, हो रही। नहीं हो रही शो? ओके Yes, ma'am. ओके ओके, वेट।
अब है क्लियर है नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके ओके। तो इसमें ये पिक्चर में आप देख सकते हो कि ड्रॉपलेट्स थे, वो जैसे ही उसने खाया उससे, तो उसके अल्कलाइन पीएच में वो एक्टिव क्रिस्टलाइन फॉर्म हो गए, पोर्स हो गए, छेद हो गए उनके पेट में, जिसकी वजह से उनकी इंस्टेंट डेथ हो गई। तो ट्रेडिशनली दिस वाज यूज्ड, बट इट वाज नॉट सेफ। एक तो ये एरोसोल्स हैं, हवा में रहते हैं, तो it is like a poison in the environment. दूसरा, it is harmful for other organisms also. Maybe they are soil bacterium या soil organisms which are beneficial for the soil. तो इसका ये नुकसान हुआ। तो बाद में क्या किया गया कि जो बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया से वो जीन को एक्सट्रैक्ट किया गया, उसकी कॉपीज बनाई गई और उसको इंट्रोड्यूस कर दिया हमने प्लांट में। और प्लांट में डालने के लिए हमें वो बैक्टीरिया डालना पड़ा, बैक्टीरिया में जिसका नाम था एग्रोबैक्टीरियम। आई एम रिपीटिंग, जो बीटी जीन है, बैक्टीरिया का नाम था बैसिलस thuringiensis, उसका वो जीन निकाला, जीन निकाल के हमने इंसर्ट कर दिया ताकि हम प्लांट में डाल सकें। प्लांट में डालने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया यूज करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन, और फिर वो जीन हमने ट्रांसफर कर दिया प्लांट में। दिस इज व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट में हमने टेक्निक यूज की, मैनिपुलेट किया जीन्स को, ये हम बायोटेक में कर ही रहे हैं। वी आर मैनिपुलेटिंग जीन्स टू एक्सट्रैक्ट दी प्रोडक्ट्स ऑफ आर इंटरेस्ट। तो फिर अब इसमें आप देख सकते हो क्रॉप प्लांट्स दे आर एक्सप्रेस्ड फॉर बीटी टॉक्सिन। तो अब जीन जो था वो आप इंट्रोड्यूस कर चुके हो, जीन का नाम है क्राइजीन। This crygene in BT produces inactive prototoxin. Generally ये crygene prototoxins produce करता है which is in inactive form. जैसे ही वो insect के gut में जाता है, this inactive changes into active protein due to alkaline pH और फिर उसके पेट में छेद कर देता है और जिससे उसकी instant death हो जाती है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि बीटी क्रॉप्स जो अभी कमर्शियली अवेलेबल हैं, जैसे बीटी कॉर्न, बीटी राइस, बीटी कॉटन, बीटी टोमेटो, बीटी ब्रिंजल, बीटी सोयाबीन, बीटी पोटैटो, लेकिन अभी तक जो सक्सेसफुल था वो है बीटी कॉटन। एंड आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ दिस बीटी कॉटन। बीटी कॉटन हैवॉक क्रिएट कर चुका है, जो पंजाब में, शायद ही हमने +1 में भी पढ़ा था। बीटी कॉटन जो कपास जिसको बोलते हैं, इसको इंट्रोड्यूस किया गया पंजाब में। बोला गया कि कॉटन जो है सबसे एक्सपेंसिव क्लॉथ है, टेक्सटाइल है, तो इसमें इसका थ्रेड बनाने के लिए लोगों को फ्री में बीटी, नॉट फ्री में, बहुत महंगे बीटी के सीड्स बांटे गए और बोला गया कि पंजाब की जो सॉइल है इट इज़ फेवरेबल और इसमें बीटी की वजह से कोई उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ की सॉइल में बीटी वाला जो जो इंसेक्ट, जो इसके ऊपर पेस्ट लगते थे, कैटरपिलर्स जो आते थे जो पत्ते को खाते थे, वो तो मर गए। बट इसमें एक इंसेक्ट का नाम वाइट इंसेक्ट, जिसको सफेद कीड़ा भी बोला गया, वो इतना ज्यादा हैवॉक क्रिएट किया कि उसने कुछ दिनों में पूरा का पूरा लीफ जो ग्रीन कलर का होना चाहिए, इतने नंबर बढ़ गए इंसेक्ट के कि दिन में वो पत्ता जो था ग्रीन की बजाय वाइट लगता था, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ n numbers of insects on the surface। उसको स्प्रे करने, उसको मारने के लिए स्प्रेज यूज किए गए, स्प्रे में डाला गया डीजल, पेट्रोल। अब आप समझ सकते हो, किसी आप ऐसी सॉइल पे इतना कुछ आप यूज कर रहे हो, इंसेक्टिसाइड्स डाल रहे हो, बट दीज इंसेक्ट्स दे वर रेजिस्टेंट टू दीज इंसेक्टिसाइड्स। वो बढ़ते रहे और लोगों को हफ्ते 2 हफ्ते में अपनी पूरी की पूरी क्रॉप्स को जलाना पड़ा। यू वोंट बिलीव, 4 to 5 years बैक ये पंजाब में हुआ था कि लोगों ने अपने खेत जलाए। यहाँ पे जनवरी का टाइम था और लोग दिन में 2 या 3 बजे, इनफैक्ट मार्च तक ये रहा था। स्मोक, जो स्मोक आपको पता है, स्मॉग जिसको बोलते हैं, तो स्मोगी एरिया, क्योंकि सर्दियाँ थी तो वो फॉग के साथ मिक्स होके पूरा ब्लैक धुआं था और वो चंडीगढ़ तक, इनफैक्ट पूरा अंधेरा हो गया था दिन में 2 या 3 बजे, ऐसे लगता था कि रात के 8 या 9 बजे, क्योंकि इतनी लोगों ने अपनी फसलें जलाई और लोगों का बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि खेत जो हैं सारे जलाने पड़े। कॉस्ट ऑफ दिस, पहले इसको परचेज किया बीटी कॉटन को, फिर इंसेक्टिसाइड्स डाले
वो महंगे थे, फिर डबल बार इंसेक्टिसाइड्स डाले, फिर उनको जलाया, फिर सॉइल को थोड़ी देर बैरन रखा। तो दीज वर द फैक्टर्स जिससे पंजाब में काफ़ी नुकसान हुआ, और उसके बाद लोग जो हैं अपनी खेती जो है वो दोबारा उस लेवल पे नहीं कर पाए। तो लोगों ने अपने बच्चों को फिर इसी रीज़न से बाहर भेजना शुरू कर दिया है, क्योंकि लोगों का नुकसान अनबियरेबल हुआ। फिर बीटी टोमेटो, अब ये तो थी बीटी कॉटन, ये तो हैवॉक क्रिएट हो गया था, एक डिजास्टर था साइंस में कि गवर्नमेंट ने साइंटिस्ट ने बनाया अपनी लैब्स में तो बहुत अच्छे से चल पड़ा, और उन्होंने बताया भी कि ये कोई किसी किसी कोई भी और इंसेक्ट नहीं आ सकता, लेकिन पंजाब में फेवरेबल कंडीशंस होने की वजह से वो इंसेक्ट बढ़ गया और वो पत्ता भी खा रहा था, क्योंकि उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया। तो ये एक फ्लॉप एक्सपेरिमेंट था इन पंजाब। फिर इसी रीजन पे बीटी टोमेटो, बीटी कॉर्न, कॉर्न में भी बोला गया कि कॉर्न जो है छिलका रह जाता है इसका, और इसके अंदर जो आप मक्की जो होती है पीछे जो बीच में स्टार्च ग्रेन है वो सारा खा लेते हैं कीड़े। राइस में अगर आपने देखा हो छोटा 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 कीड़ा आ जाता है तो वो राइस ग्रेन खाना शुरू हो जाता है। ब्रिंजल, इसके ऊपर डिबेट बहुत चली थी कि अभी हम पढ़ेंगे कमेटी का नाम, तो जीएम रिसर्च कमेटी है, तो उन्होंने बी ब्रिंजल पे बोला कि दिस शुड नॉट बी अलाउड कमर्शियली, बिकॉज अगर ये कीड़ा ऑर्गेनिजम्स को मार सकता है तो ये हमारी बॉडी के लिए भी हार्मफुल होगा। तो कई लोग यस बोलते हैं, कई लोग नो बोलते हैं। आई थिंक आप लोग भी समझदार हो कि अगर ये ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट कर रहा है, उनको किल कर रहा है, नॉट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कैटरपिलर्स को या इंसेक्ट्स को किल कर रहा है, तो इट इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी ऑल्सो। यस। यस मैम। यस मैम। तो अब हम पढ़ेंगे प्लांट में हमने किसी भी चीज को ट्रांसफर करना है तो इट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। प्लांट में कोई भी चीज आपने इंट्रोड्यूस करनी है देन वी यूज दिस बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। एनिमल में कभी भी ट्रांसफर करना है इट इज ई कोलाई। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम के बारे में पढ़ते हैं। इट इज अ सॉइल बैक्टीरिया, ये सॉइल में पाया जाता है, सॉइल बैक्टीरिया है, फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरिया। और जैसे ये प्लांट में जाएगा, प्लांट में ये ट्यूमर, गॉल ट्यूमर्स, यू कैन लुक एट द पिक्चर, गॉल ट्यूमर्स फॉर्म करेगा इन डाइकॉट प्लांट। क्यों फॉर्म करता है गॉल ट्यूमर? बिकॉज इट हैज अ जीन, यू कैन लुक इट फ्रॉम हेयर, इट इज टी आई प्लाज्मिड। व्हाट इज टी आई प्लाज्मिड? टी आई प्लाज्मिड मैंने आप लोगों को बताया था, इट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग। तो ये टी आई प्लाज्मिड जो है इट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग। जो टी आई प्लाज्मिड है ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन होने की वजह से इट इज यूज्ड एज अ वेक्टर फॉर हायर प्लांट्स। मेनी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स दे आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग दिस। और आप लोगों को बताया था कि प्लांट्स के केस में इसी से ट्रांसफर किए जाते हैं। नाउ लेट अस सी कि इसके अंदर ऐसा जीन कहाँ पे है, क्यों करता है ये। शायद रूप ने लास्ट टाइम पूछा था कि why it helps and it forms this, because it has in this region tDNA region it has the information of auxin production, cytokinin, and these two help in formation of cells, सेल ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इसीलिए जैसे ही ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाता है इट इंड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ सेल्स। नाउ डिजायरेबल जीन, जनरली जो हमारे लिए डिजायरेबल जीन्स होते हैं दे आर ईदर क्राई जीन और निफ जीन। क्राई जीन जो क्रिस्टल्स बना रहे हैं, निफ जीन जो नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स हैं। ये दोनों जीन्स हम यूज करते हैं एंड इंट्रोड्यूस करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन में, और फिर इंट्रोड्यूस कर देते हैं दूसरे प्लांट में। मुझे लुक एट द पिक्चर, इसमें स्क्रीन में आपको दिया हुआ है कि जैसे अगर आपने जीन ट्रांसफर करना है, या तो क्राई जीन जो बीटी कॉटन में था, या फिर निफ जीन जो नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन है, ये दोनों हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट हैं। हमने कैसे इसमें इसको इंट्रोड्यूस करना है एग्रोबैक्टीरियम में, तो यू कैन सी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन के पास प्लाज्मिड है। दिस इज द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में जो ट्यूमर इंड्यूसिंग पार्ट था वो ये है। ट्यूमर इंड्यूसिंग पार्ट में जहाँ पे एक तरफ ऑक्सिन एक तरफ साइटोकाइनिन, बीच में हमने चेंज कर दिया इसको, इसमें हमने इंट्रोड्यूस कर दिया ये जीन विच इज नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन NIF, नाइट्रोजन फिक्सिंग NIF विच वाज आइसोलेटेड फ्रॉम राइजोबियम बैक्टीरिया। तो राइजोबियम से ये टुकड़ा लिया बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में से,
और हमने इंट्रोड्यूस कर दिया एग्रोबैक्टीरियम में। फिर से हमने एग्रोबैक्टीरियम में डाला और एग्रोबैक्टीरियम को डाल दिया हमने प्लांट में, बैक्टीरिया की कल्चरिंग की। और ये जो कल्चर्ड सेल्स हैं विच आर अलोंग विद द प्लांट सेल, इसको हमने इंट्रोड्यूस कर दिया प्लांट में। दोनों को जब हमने ग्रो किया तो जो प्लांट थे उनके अंदर ये जीन्स आ गए। कौन से जीन्स इंट्रोड्यूस हो गए? निफ जीन। निफ जीन का मतलब क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग। अब ये प्लांट का फंक्शन होगा टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। आई होप ये स्लाइड क्लियर है। मुझे एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टर्म्स में दिया हुआ है। अगर आप ये चीज़ समझ लोगे कि एग्रोबैक्टीरियम से हम जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं प्लांट में और ई कोलाई से ट्रांसफ़र कर सकते हैं ह्यूमंस में, तो आप लोगों को ये मेथड बिल्कुल समझ आ जाएगा। क्योंकि हमारी बॉडी में ई कोलाई बैक्टीरिया ऑलरेडी हैं। और एग्रोबैक्टीरियम को क्यों यूज किया गया? बिकॉज इसके पास स्पेशल जीन है जो टी आई प्लाज्मिड जिसको बोला जाता है। टी आई का मतलब है टी से ट्यूमर, आई से इंड्यूसिंग, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। Next, very important examples. Please write down about these two in your notebook. और बच्चे, I am telling you time and again, we'll do these two chapters again from your NCERT. अभी सिर्फ पीपीटी से आप कर रहे हो ताकि आपके पिक्चर्स आपके दिमाग में आ जाए। इसमें आता है फ्लेवर सेवर टोमेटो। आपने देखा होगा बाहर मॉल्स में अगर आप कहीं वेजिटेबल्स उठाते हो या फ्रूट्स उठाते हो, दे हैव दीज लेबल्स। वो स्टैम्प कर देते हैं कि बिल्कुल ठीक है, फ्लेवर सेवर टोमेटो। अगर आपको पता हो सब्जियों में कोई चीज़ सबसे जल्दी खराब होती है तो वो टमाटर है। इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, तो ऐसा टोमेटो बनाया गया जिसकी शेल्फ लाइफ कम हुई, ज़्यादा हुई, लॉन्गर शेल्फ लाइफ। और इसमें ऐसा क्या इंट्रोड्यूस किया? एंटी सेंस डीएनए विच रिटार्ड्स राइपनिंग, जो इसको गलने नहीं देता। उसका नाम दिया गया फ्लेवर सेवर टोमेटो। तो बायोटेक टेक्निक से बना चुके हैं फ्लेवर सेवर टोमेटो विच हैव लॉन्गर शेल्फ लाइफ। क्यों लॉन्गर शेल्फ लाइफ है? क्योंकि जो इनकी स्किन है, इनका जो छिलका है वो थोड़ा सा मोटा है, जिसकी वजह से बाहर और इंटरनल टेम्परेचर में या प्रेशर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस नहीं ज़्यादा आता, इनको अंदर फ़र्क नहीं पड़ता। अदरवाइज ज़्यादा देखोगे आप टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं इन हाई टेम्परेचर, इवन इन लो टेम्परेचर। ये देखना ज़रा गोल्डन राइस, ब्यूटीफुल थिंग। गोल्डन राइस ऐसा नहीं कि ये महंगे हैं और ये गोल्ड के बने हुए हैं, नो, दे आर कॉल्ड एज गोल्डन राइस। सुनहरे क्योंकि इनका रंग ऐसा है। क्यों इनका रंग ऐसा है? बिकॉज इनमें हमने विटामिन ए डाल दिए। दिस इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड गोल्डन राइस। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को पता हो बाहर जो अमेरिका में या फिर इंडिया में लोग जो हैं, बच्चे जो हैं विटामिन ए नहीं खाते। गाजर हो गया, कैरेट हो गया, रेड चिली हो गई, जितने भी रेड कैप्सिकम हो गया, रेड बेल पेपर हो गया, जो भी चीज़ें रेड हैं उन सब में विटामिन ए है। विटामिन ए क्योंकि कैरोटीन बनाता है विच इज़ रेड पिगमेंट, तो कैरोटीनॉइड्स खाने चाहिए, तो बच्चे नहीं खाते। तो हम सब में ऑलमोस्ट डेफिशिएंसी है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमारी आई साइट कमज़ोर होती है और इनफैक्ट सबकी आई साइट थोड़ी ना थोड़ी कमज़ोर होगी। और अब तो आपको पता है स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, तो अब तो बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं। तो इन्होंने क्या किया? राइस जो सबके फेवरेट है, इनफैक्ट कई लोगों के घर में डेली बनते हैं, ट्वाइस और थ्राइस और मे बी वंस। और जो लोग ये चावल पसंद करते हैं, चावल भी खा रहे हो और विटामिन ए भी खा रहे हो, तो आपके चश्मे की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो आप समझ सकते हो गोल्डन राइस हैज ग्रेटर प्रो विटामिन ए which is genetically engineered plant या species. This is given in your NCERT. Golden rice और flavor saver tomato. पूछा जाता है, give two examples of the plants which are engineered by this method या biotechnologically. तो इसमें एग्जाम्पल आता है फ्लेवर सेवर टोमेटो। ऐसा क्या है टमाटर में जो नॉर्मल या जो लोकल टमाटोज हैं उनसे डिफरेंट है? इट हैज़ लॉन्गर शेल्फ लाइफ। टमाटर को काफ़ी दिनों तक प्रिजर्व कर सकते हो बिकॉज दे हैव एंटी सेंस डीएनए दैट रिटार्ड्स देयर राइपनिंग। गोल्डन राइस में ऐसा क्या है? इट हैज़ विटामिन ए विच prevents the deficiency of vitamin A in the body, और vitamin A is required for good vision. अब बायोसेफ्टी इश्यूज, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी कि बायोसेफ्टी इशू। अब हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाए। आपने देखा हमने
बीटी कॉटन के बजाय बीटी राइस, बीटी ब्रिंजल, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो, सब में हमने बैसिलस thuringiensis का जीन डाल दिया जिसका नाम था क्राइजीन। अब पूछा गया क्या वो सेफ है, क्या उसकी बायोसेफ्टी इश्यूज हैं, क्या इम्पैक्ट होगा उसका एग्रीकल्चर में, क्या हमारे एथिक्स, हमारी इनर कॉन्शियस अलाउ करती है, व्हाट विल बी इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। तो इन सारे इश्यूज को, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं वेन एवर वी मेक जीएमओज, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स। तो इनको दोनों को मिलाया जाता है जीएमओज। प्लीज राइट डाउन, ये लिख लो, ये छोटा सा पॉइंट है, बायोसेफ्टी इश्यूज। आप हेडिंग लिखोगे जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म में दोनों आएंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये फैक्टर्स हैं। और मैंने आपको बताया अभी कि बीटी कॉटन जो इंट्रोड्यूस की गई पंजाब में, सब इश्यूज को नहीं देखा गया और उसका डिजास्टर हमें आज तक देखना पड़ रहा है कि कोई भी क्रॉप लगाने से पहले सॉइल जो है वो खराब हो चुकी है, काफी टाइम लगता है उसको हीलिंग में। हो गया मैम। ओके, तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, अब अगर आपने मॉडिफाई किया है, इट कैन लीड टू कंटामिनेशन ऑफ जीन पूल। जो जीन्स नहीं आने चाहिए थे वो भी एक्सप्रेस होने शुरू हो जाएंगे, विच में लीड टू एलर्जीज। एंड यू वोंट बिलीव उसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे इतना गंदा आया कि लोग एस्थमेटिक हो गए बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्मोक। स्किन एलर्जी शुरू हो गई। यहाँ पे भी देखा जा सकता था, पंजाब में जलाया गया सब कुछ, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, बहुत दूर दूर तक इसका इफेक्ट आया। काफी दिनों तक लोगों को बोला गया कि बाहर नहीं निकलना। रीजन, एनवायरनमेंट अपने आप को साफ करने के लिए, अपने आप को क्लीन करने के लिए वो क्या करता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करता है। जब स्मोक आई तो उसके साथ बारिश आनी ही आनी थी। तो जब बारिश आई तो बोला गया लोगों को कि बिल्कुल उस बारिश में नहीं आना, बिकॉज इट इज हाईली कंटेमिनेटेड, इट मे कंटेन एसिड, तो इट इज सो कॉल्ड एसिडिक रेन, इट इज वेरी हार्मफुल फॉर किड्स एंड फॉर एल्डरली पीपल। तो उस टाइम पे लोगों को बोला गया था कि एनवायरनमेंट अपने आप को क्लीन करेगा, तो आप लोग बाहर नहीं निकलोगे, क्योंकि ये जो बारिश होगी इट मे कॉज इचिंग इनटू योर आईज और मे कॉज इचिंग ऑन योर स्किन। तो अब आप देख सकते हो, इट कैन लीड टू एलर्जीज, इट मे लीड टू कंटामिनेशन ऑफ जीन पूल एंड हैजार्डस माइक्रोब्स मे एस्केप फ्रॉम लैब। ये चीज आपकी किताब में इतने सालों पहले दे दी थी, जो आज हो रहा है। माइक्रोब्स में एस्केप फ्रॉम लैब, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो वायरस है कोविड-19, ये इसी का ही रिजल्ट है, जीएमओ का। ओके, देयरफॉर मैनिपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म नीडेड रेगुलेशन, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बार बार रेगुलेट करना पड़ता है कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इसके लिए ये कमेटी बनाई गई है जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जीईएसी। प्लीज राइट इट डाउन, ये ट्रू पिक्चर है, GEAC. It takes decision regarding validity of GM research and introduction of GM products.
हो गया। ओके, नेक्स्ट इज बायोपायरेसी। पायरेट्स होते हैं लुटेरे, समुद्री लुटेरे। तो अब ये बायोपायरेसी क्या हुआ? बायोपायरेसी क्या होता है? किसी की ऑथराइजेशन या बिना पेमेंट के अगर आप उसकी चीज को ग्रैब करके जा रहे हो विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, तो बायोपायरेट्स वो लोग हैं जो यहाँ से लिविंग ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स को चुरा के लेके जा रहे हैं और अपनी कंट्री में जाके उसका पेटेंट करवा रहे हैं। द पेटेंटिंग ऑफ प्लांट्स, जीन्स एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स दैट आर इंडिजीनियस टू अनदर कंट्री। उस कंट्री का लोकल होने के बावजूद दूसरी कंट्रीज उसको लेके जा रही हैं बिना पूछे, बिना ऑथराइजेशन के, बिना कंपनसेटरी पेमेंट के। डेवलप्ड कंट्रीज patent the knowledge resources of underdeveloped countries and enjoy immense profits. तो इसमें आप लिखो बायोपायरेट्स क्या होते हैं। बायोपायरेसी, द पेटेंटिंग ऑफ प्लांट्स, जीन्स एंड अदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स दैट आर इंडिजीनियस टू अनदर कंट्री। इसकी एग्जाम्पल सुन के आप हैरान हो जाओगे। आप लोगों को सबको पता है कि जो हल्दी है, नीम है, वो इंडिया की ओरिजिन है। करक्यूमा लौंगा हो गया, आज़ादी रखता इंडिका इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ नीम। और बासमती सबको पता है कि ये पंजाब की ओरिजिन है। बासमती जो चावल हैं उनका ग्रेन साइज बड़ा होता है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। अमेरिकन कंपनी, अमेरिका ने ये अपने पास लेके जाके वहाँ ले गए अमेरिका में, और वहाँ बोल दिया कि इट इज़ देयर ओरिजिन। और उसका नाम देखते हैं, नेक्स्ट में आएगा टेक्सामती। तो इंडियन बासमती राइस, तो ये केस स्टडी थी। जो हमारा यहाँ का राइस है इंडियन बासमती राइस, तो टेक्सामती उसको नाम दे दिया। इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग इंडियन बासमती विद सेमी ड्वार्फ वैरायटी। तो टेक्सास बेस्ड कंपनी गॉट पेटेंट ऑन द राइट्स ऑफ बासमती। तो इसमें अभी केस चल रहा है, इंडिया ने केस किया हुआ है उस कंपनी को कि वो पेटेंट कैसे करवाया उन्होंने। they have just crossed their variety, local variety with the main variety बासमती राइस। तो बासमती यहाँ का ओरिजिन है, तो बासमती का यहाँ पेटेंट होना चाहिए, बट उन लोगों ने बिना पूछे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें पेटेंट करवाना है। तो पेटेंट जब करवाया जाता है, लुक एट दी सर्टिफिकेट्स। सो दिस इज पेटेंट वो चीज़ होती है जैसे अगर कुछ आपने इनोवेट किया, कुछ आपने नई चीज़ बनाई है, तो यू विल गेट अ सर्टिफिकेट कि इट इज यू हु हैज, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आता है ये अप्रूवल। एंड लुक एट दी पेटेंट पेपर गिवन बाय द यूएस, जस्ट लुक एट द डिफरेंस। इसमें तो लग रहा है कि पेटेंट आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, दिल गिव यू दिस गोल्ड मेडल। यूएसए में इतना बढ़िया पेटेंट मिलता है, इंडिया में देखो उन्होंने सिर्फ ये दिया, बट इट्स अ बिग थिंग एंड यू वोंट बिलीव थाउजेंड्स ऑफ पेटेंट हैं एक इंसान के नाम के अंडर। अगर आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी है तो उसमें जो फुनसुक वांगडू है उसका नाम है सोनम, जो रियल नेम है उसका सोनम है। सोनम, आगे मुझे सरनेम नहीं याद, आई एम फॉलोइंग हिम। तो उसने अपने नाम पे हजारों पेटेंट करवाए हैं, उसने अपनी इनोवेशंस इतनी ज़्यादा दी हैं। एक उसकी बेस्ट, हाँ एक उस, ओके, एक उसकी बेस्ट इनोवेशन है, आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू। उसने एक स्टूपास बनाए हैं, आइस स्टूपास। क्योंकि अगर आपने पिक्चर्स में या नॉर्मली देखा हो, लेह लद्दाख में पानी की बहुत कमी रहती है। या तो सारा 6 महीने पानी बर्फ से रहता है, ढका रहता है, या 6 महीने पानी रहेगा तो वो सिर्फ लेक्स में। बाकी जगह बंजर ज़मीन है, बाकी जगह कोई पेड़ नहीं है। तो उनको लेक से उस वाटर को लेके जाना पड़ता है, वो लेक भी कुछ महीनों तक पानी से भरी रहती हैं। तो उसने क्या किया, अ, जो स्टूपास बनाए, स्टूपास कैसे किया उसने, उसने अंडरग्राउंड पाइपलाइंस बनाई जो विलेजेस में जाती थी। और जो पानी है, जैसे ही वो स्टूपास जो है, सपोज एक रिवर है पैंगोंग लेक, सबने सुना हुआ है पंडो लेक। पैंगोंग लेक से क्या किया उसने, ट्रिब्यूटरी पानी ले लिया वहां से और विलेज तक उसने अंडरग्राउंड पाइपलाइंस लगवा दी। एक विलेज तक ले आया, वहां विलेज में क्या किया, उस पाइपलाइन को सीधा जैसे ही हवा में ऊपर, उस पाइपलाइन का मुंह किया, उसका माउथ एयर में किया, क्योंकि वहां टेम्परेचर फ्रीजिंग था। नीचे जमीन का पानी, जमीन में टेम्परेचर लो गर्म था। जैसे ही वो ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में आया, वाटर फ्रीज हो गया। और फ्रीजिंग वाटर के साथ दूसरा पानी जो मॉइस्चर का जितना पानी उसमें से आता था वो फ्रीज होता जाता था। और इस हिसाब से उसने बहुत बड़े बड़े
माउंटेन्स बना दिए पानी के और उनको नाम दे दिया स्टूपास। स्टूपास वो रीजन है जहाँ पे वो लोग पूजते हैं, तो उन्होंने छोटे छोटे स्टूपास बनाए हुए हैं, बुद्धिस्ट स्टूपास, जहाँ पे जाके वो मेडिटेट करते हैं, तो उसने ये उनको नाम दिया। अब क्या हुआ, जब पानी गर्मियाँ होती थी तो उस विलेज के पास भी पानी उतना उस ट्रिब्यूटरी में होता था जो वो स्टूपा पिघलता था, तो उनकी वाटर प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। इट वाज अ लो जो कॉस्ट इफेक्टिव था। अदरवाइज यहाँ इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, कितने गैलन्स ऑफ वाटर ट्रक्स में जाता था वहाँ लेह लद्दाख में पहुंचाने के लिए, और आधे से ज़्यादा पानी रोड्स में बिखर जाता था, या ट्रक जो है आधा स्पिल आउट होता था पानी। यू कैन जस्ट इमेजिन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट वाटर। अगर किसी ने देखा हो वाटर टैंकर जब पानी लेके जाते हैं तो आधा पानी तो सड़क पे ही गिरता जाता है। और
Okay, Rup. Okay, do you have that question paper with you right now? Roop, do you have that question paper in your phone? Wait. Yes, Okay, got it. yes, ma'am. Okay, Roop, got it. Just let me check also. Okay, please share the question then. I don't have it. Just share the question. What would happen if oxygen availability to activated sludge flocks is reduced? मुझे रिपीट मेरे को या तो आप स्क्रीनशॉट भेज दो बिकॉज आपकी वॉइस क्रैक ओके संजना हैज शेयर्ड ओके हाँ मुझे ये 2-3 बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा था व्हाट वुड हैपन इफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी टू एक्टिवेटेड स्लज फ्लॉक इज रिड्यूस्ड अब आप मुझे बताओगे एक्टिवेटेड स्लज में यस कैन एनीवन टेल मी एक्टिवेटेड स्लज में बैक्टीरियाज कौन से थे एरोबिक और एनारोबिक जो फ्लॉक प्रोड्यूस कर रहे थे यस Aerobic. aerobic एरोबिक थे मैम। yes aerobic what would happen if oxygen is availability to activated sludge is reduced तो अगर आपने उसको रिड्यूस कर दिया तो पूछा गया उनका फ्लॉक्स का क्या होगा तो इसमें ऑप्शंस हैं इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ डिग्रेडेशन of organic matter the center of flux will become it is not clear the center of flux will become anoxic which would cause the death of bacteria and eventually breakage of flux flux will increase in size as anaerobic bacteria would grow हाँ बच्चे इसमें देखो अब ऑप्शंस आ रही हैं पहली ऑप्शन है इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जब ऑर्गेनिजम्स ही मर गए तो ऑर्गेनिक मैटर की डिग्रेडेशन तो स्टॉप हो जाएगी दूसरा पूछा हुआ है द सेंटर ऑफ फ्लॉक्स विल बिकम एनॉक्सिक तो जो फ्लॉक है वो एनॉक्सिक हो जाएगा विच वुड कॉज द डेथ ऑफ बैक्टीरिया एंड इवेंचुअली ब्रेक द फ्लॉक्स दिस इज द आंसर बच्चे ओके मैम ठीक है मैं एक 49th वाला भी बता दो ओके 49th when a natural predator is applied on another pathogen to control them this is called as biocontrol biological control ma'am. बेटे हाँ biocontrol method है वो नहीं जेनेटिक दिया हुआ आंसर में जेनेटिक दिया हुआ है यस मैम जो आंसर किया Yes. उसमें Can you share the answer key also संजना और anyone यस मैम यही दिया हुआ है। नहीं that is wrong बेटे फिर wrong है वो it is biological control only इसमें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हमने यूज ही नहीं किया है 49 का ए है बेटे बिल्कुल ठीक है आंसर मैम 49 है ए ही है ए ही बोला मैंने आपको ए इज द आंसर Yes, ma'am. हाँ सबने ए ही आंसर ठीक है बेटे ठीक है ओके रूप वो 48 था Okay, 49 बोल okay. दिया गलती से 48 में okay. डाउट था Okay, wait. Which one of the following pair is correctly matched? Yeast for production of biogas? No. Rhizobium parasite in the roots of legume. Mycorrhiza mineral uptake from soil. Azospilum symbiotic. Which first is the answer? मैम सेकंड बता दो।
हाँ एक मिनट अच्छा इसमें पूछा हुआ है देखो नहीं सॉरी राइजोबियम इज नॉट पैरासाइट पैरासाइट तो वो हुआ जो उसको इट इज सिम्बायोटिक फर्स्ट नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड पहले में पूछा हुआ है राइजोबियम पैरासाइट पैरासाइट नहीं होता वो सिम्बायोटिक है थर्ड वाला दिया हुआ यीस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस ये दोनों कैंसिल हो गए नेक्स्ट दिया हुआ बी है माइक्रोराइजा आई थिंक सो एक मिनट बेटे माइक्रोराइजा फॉर मिनरल अपटेक एजोस्पाइलम नहीं एजोस्पाइलम इज azotobacter or एजोस्पाइलम इज फ्री लिविंग इट इज नॉट symbiotic b is the answer b for boy यस मैम yes b is the answer बच्चे okay Yes, ma'am. okay मैम सेकंड बता दो। सेकंड क्वेश्चन मुझे मेरे पास सेकंड की नहीं है ये संजना ने 35 से 50 तक का भेजा है सेकंड क्वेश्चन शेयर कर दो अरे ये तो इजी है बेटे सेकंड क्वेश्चन में ऑर्गेनिजम्स नाम दिया हुआ है प्रोडक्ट्स का दिया हुआ है लेक्टोबैसिलस किस में हेल्प करेगा फॉर्मेशन ऑफ कर्ड सेक्रोमाइसिस यीस्ट है फॉर्मेशन ऑफ चीज मैम थर्ड वाले बता दो, थर्ड वाले। थर्ड वाला यस which of the following statement regarding antibiotic is not correct अच्छा देखो पेनिसिलिन was first antibiotic to be discovered by Alexander Fleming while working on bacterium Staphylococcus aureus the full potential पूछा हुआ incorrect मैम तो वो इनकरेक्ट है ए नंबर। एक मिनट बच्चे देखो एक मिनट एंटीबायोटिक्स आर एटीनेटेड माइक्रो ए ही है इसका आंसर शायद which in small concentration Yes, ma'am. नहीं है. which is can kill or retard the is not correct हाँ ठीक है बच्चे A is the answer मैम वो कैसे? बच्चे एंटीबायोटिक्स नहीं होते ना वैक्सीनेशन होती हैं दे आर एटीनेटेड और वीक इम्यूनाइजेशन जिस टेक्निक को बोलते हैं एंटीबायोटिक्स तो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट एंटीजेंस ओके उनका मेन फंक्शन होता है to kill बॉडी or- तो एंटीबॉडीज नहीं होती. मैम वो Antibodies बोला, सीआरटी में दिया हुआ था रिटार्ड और ग्रोथ। हाँ नहीं एंटीबायोटिक्स दिया हुआ है सॉरी एंटीबॉडीज नहीं है एंटीबायोटिक्स है एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियाज टू किल द ग्रोथ ऑफ अदर बैक्टीरियाज मगर इसमें केमिकल वर्ड यूज होता है केमिकल प्रोड्यूस्ड तो ठीक होता है ये एट्यूरेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है यस केमिकल्स भी हो सकता है बट हाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं आना चाहिए था यस मैम है ना बाकियों में तो ठीक है वही है बच्चे एंटीबायोटिक्स या तो केमिकल्स होता है या फिर बैक्टीरियाज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियाज ओके ओके मैम। ओके अच्छा इसमें आपने कौन सा टॉपिक समझना है